हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर देखिए, अब बहुत सारे लोगों का एनएफओबीसी में सिलेक्शन हुआ है ना जी। अब एनएफओबीसी दो तरह, साइंस और सोशल साइंस दोनों वाले में से कहा गया रिजल्ट जी सर। अब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके ये पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि एनएफओबीसी का सिलेक्शन तो कर लिया लेकिन प्रोसेस क्या है सर, कैसे फेलोशिप मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आइए उसकी चर्चा आज डिटेल में करेंगे और सारी चीजें समझेंगे कि आपको कैसे फेलोशिप मिलेगी, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होगा, उसका डिटेल में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करें सर। बिल्कुल शुरू करते हैं सर। शुरू करने से पहले क्या करेंगे सर, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो पीडीएफ है और सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है नेट वाला भैया, वहां पे हम लोग देते हैं। तो आप वहां पे चले जाइएगा, वहां पे हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद जो है सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलती रहेगी। देखिए, अगर मैं बात करूं एनएफओबीसी का, तो सर सिलेक्शन दो तरह के लोगों का होता है। किसका किसका होता है जी? दो तरीके का लोगों का सिलेक्शन होता है। एक जो पीएचडी में इनरोल्ड है और दूसरे जो पीएचडी में इनरोल्ड नहीं है। तो सर जो पीएचडी में इनरोल्ड है सर उसका क्या प्रोसेस है, और जो नहीं है इनरोल्ड उसका क्या प्रोसेस है। सर प्रोसेस दोनों का सेम है। फेलोशिप कब से मिलेगी वो वाली बात अलग है। फेलोशिप जो पीएचडी में इनरोल्ड है तो भैया जब से उसका रिजल्ट आया है तब से फेलोशिप मिलेगा। जो इनरोल नहीं है सर भाई साहब जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तब से फेलोशिप मिलेगा, क्योंकि फेलोशिप तभी मिलती है जब आप पीएचडी में इनरोल्ड हो। तो जब तक आप पीएचडी में जो इनरोल नहीं है वो पीएचडी में इनरोल नहीं हो जाते तब तक फेलोशिप नहीं मिलने वाली। और जो पीएचडी में इनरोल्ड है, ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो उसका जब रिजल्ट आया होगा यूजीसी नेट वाला जिसमें उसका एनएफओबीसी का सिलेक्शन हुआ होगा तब से वो उसको मिलेगा फेलोशिप। क्लियर है बात कि सर पीएचडी इनरोल को कब से फेलोशिप मिलेगी और पीएचडी नॉट इनरोल को कब मिलेगी। पीएचडी इनरोल को फेलोशिप तब मिलेगी जब से उसके उसी सेशन का जिसमें एनएफओबीसी में सिलेक्शन हुआ है उसी सेशन का यूजीसी नेट का रिजल्ट जिस दिन आया था उस दिन से मिलेगी। और जो इनरोल नहीं किए वो इनरोल कर लीजिए तो आपको फेलोशिप मिलना चालू हो जाएगा। आइए अब चलते हैं कि भैया सबके लिए दोनों के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए, सबसे पहले वाला चीज ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुराना आपका ओबीसी सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। कितने साल के लिए वैलिड रहता है? 1 साल के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद नेट रिजल्ट, जो नेट रिजल्ट मतलब चाहे यूसी नेट हो चाहे सीएसआर नेट हो, दोनों में से जो नेट हो करंट ईयर का, इट मींस जिसमें आपका एनएफओबीसी सिलेक्शन हुआ है उस साल का आपको देना पड़ेगा, है ना। उसी साल का नेट का एडमिट कार्ड भी, उसी साल का नेट का सर्टिफिकेट भी, तीनों। और उसके बाद एनएफओबीसी का अवार्ड लेटर। देखिए यूसी वालों का भी अवार्ड लेटर आया नहीं है, आ जाएगा कुछ दिन में, उसका भी अवार्ड लेटर आ जाएगा। सीएसआईआर वालों का अवार्ड लेटर आ चुका है, तो आपका एनएफओबीसी का अवार्ड लेटर देना पड़ेगा। प्लस पीएचडी रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन। अगर आपने पीएचडी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी इनरोल्ड है आप पीएचडी में, तो उसका आपने जिस दिन दिया होगा ना, रिसर्च एकेडमिक काउंसिल जो काउंसिल बैठे होंगे, आपने एक फेज पास किया होगा, इंटरव्यू टाइप से होता है जिसमें आपने पास किया होगा, जिसमें आपने बताया होगा कि क्यों ये टॉपिक कंपलसरी है, तो उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन भी हुआ होगा। तो सर रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होगा उसके लिए नोटिफिकेशन पास हुआ होगा और वो नोटिफिकेशन आपको इसमें लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ साइनॉप्सिस लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? साइनॉप्सिस। ये दोनों के लिए, दोनों को साइनॉप्सिस क्या होता है सर? सर बेसिक फ्रेमवर्क फॉर कि आप पीएचडी में क्या करने वाले हैं वो लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ एनेक्स्चर का ज्वाइनिंग लेटर। सर ये क्या है? एनएफओबीसी जब आप पास करते हैं तो एनएफओबीसी आपको देती है एक ज्वाइनिंग लेटर जो एनेक्स्चर के फॉर्म में होता है, एनेक्स्चर 1 2 3। आप ये कहां मिलेगा सर? ये मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये एनएफओबीसी की जो वेबसाइट है वहां पे अवेलेबल है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, मैं वहां पे डाल दूंगा। क्या होता है एनेक्स्चर, मैं थोड़ा पहले आपको दिखाई देता हूं तब आके आप टेंशन मुक्त हो जाएं। देखिए ये है एनेक्स्चर, ये 12 पेज का होता है, लेकिन फर्स्ट 5 पेज में एनएफओबीसी में क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस है वो दिया रहता है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ओवरऑल बता दे रहा हूं। उसके साथ अब आपको क्या करना है, ये वाला जो 2 पेज है ना, एक पेज ये एनेक्स्चर 1 का और इसी का दूसरा एनेक्स्चर 2, ये देखिए एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2। तो ये इसी में लिखा हुआ वेरिफिकेशन, क्या लिखा हुआ है? वेरिफिकेशन फ्रॉम कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर अवेलिंग फेलोशिप। फेलोशिप को अवेल करने के लिए है क्या है? एनबीसीएफडीसी, ये जो है अपने डिपार्टमेंट का नाम है एनएफओबीसी का, ठीक है। इसका डिटेल में भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यही है आपका ज्वाइनिंग का एनेक्स्चर लेटर, जो आपका 2 पेज में होगा कि
और एक ये 2 पेज में होगा। इसमें एक एक चीज बहुत अच्छे से भरना है, नहीं तो फिर क्या होता है फेलोशिप रिजेक्ट हो जाएगी। फेलोशिप रिजेक्ट हो जाएगी मतलब यूजीसी अप्रूव करने से ये रिजेक्शन 4-5 भी होता है, 10 भी बार हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। फिर बार बार जब एक बार आपका ये बात मान के चलिए कि जब आपका एक बार आपका अवार्ड लेटर आ जाएगा तो फेलोशिप आपको मिलना तय है। क्या है? मिलना तय है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल क्या क्या भरना है बाद में बताऊंगा, पहले मैं यहां पे आता हूं। उसके बाद ये हो गया एलेक्शन का ज्वाइनिंग लेटर, ये आपको डालना पड़ेगा सारा फिल करके और सारा चीज करके। उसके बाद एक एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा, किसमें सर? ज्वाइनिंग के लिए, कि आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। किसको देना पड़ेगा? आपके जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे, हेड और डीन, उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि सर मैं इतने तारीख से डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन होगा तो एक एप्लीकेशन देगा और देना होगा। फिर वो क्या करेंगे, एचओडी जो होंगे वो लिखेंगे ज्वाइनिंग एक्सेप्टेड, कि आपका ज्वाइनिंग मैंने एक्सेप्ट किया। ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा आपके रजिस्ट्रार को, क्योंकि रजिस्ट्रार ही जो सारा जिम्मेदारी आपकी फेलोशिप की लेगा। तो आपको एप्लीकेशन देने का पड़ेगा, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपको डिपार्टमेंट में साइन कराना होगा हेड से। हेड क्या करेंगे, सर एक एप्लीकेशन हेड वाला है, वो हेड को एक्सेप्ट कर लिए, आपने हेड को बोला कि चलिए मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा हूं, वो कर लिए। एक तो एप्लीकेशन आपको ये देना ही पड़ेगा। इसके साथ एक और एप्लीकेशन लगाना होगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार थ्रू प्रॉपर चैनल लिखना पड़ेगा, और उसके नीचे आपको फिर सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा, जो भी चीज आप आगे ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं उसके बारे में। फिर आप इसको हेड के पास जाएंगे। हेड के पास जाने का मतलब हुआ कि हेड ने इस लेटर, इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया है, तो हेड आपके जो होंगे हेड और डीन, वो इसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड करने के बाद अब इसको अपने पास रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद बैंक डिटेल्स का, अकाउंट नंबर का डिटेल्स पूरा आपको लगाना है, पासबुक का प्रिंट आउट वगैरह सब लगा देना है। तो ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स कि ये चीज आपको लगाना है, मतलब इसमें फिर उसके बाद कोई ना वाह वाला बात नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एनेक्स्चर में हमें क्या गलती नहीं करनी है। याद रखिएगा कि हमें एनेक्स्चर में क्या गलती नहीं करनी है। एनेक्स्चर को भरना है, ये 2 पेज का, सॉरी ये 2 पेज का जो है ना, ये देख रहे हो, इसको भरना है आपको। यहां पे आपको फोटो लगाना है। ठीक है, आप अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। ठीक है, आप एनओबीसी से हैं। ठीक है, ये फिर यूजीसी नेट का ई सर्टिफिकेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट का जो ई सर्टिफिकेट आपका होगा उसका यहाँ सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, किस साल में आपका एनओबीसी हुआ है वो लिखेंगे, और देखिए अवार्ड लेटर का नंबर और एनबीएससीएफडीसी रेफरेंस नंबर ये तब मिलेगा जब आपका अवार्ड लेटर आएगा। जब अवार्ड लेटर आएगा ना तो उसमें डिटेल्स मिल जाएगा, आप उसको यहाँ फिल करेंगे। फिर आपने मास्टर डिग्री कब किया ये लिखेंगे, परसेंटेज कितना हुआ ये लिखेंगे, परसुइंग रिसर्च एमफिल ऑफ पीएचडी, क्या आप रिसर्च पीएचडी अभी परसुइंग है तो यहाँ यस लिखेंगे, और अगर आप नहीं है तो नो लिखेंगे। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन क्या होगा सर? जिस दिन आपने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में वही डेट ऑफ एडमिशन है। क्या कह रहा है, वेदर रजिस्टर्ड पीएचडी और एमफिल, तो भी यहाँ यस लिखेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 2 डेट है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेदर फुल, ये 2 डेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। वेदर परसुइंग रिसर्च थ्रू फुल टाइम रेगुलर मोड, तो यस लिखिएगा, पूरी फुल टाइम रेगुलर पे कर रहे हैं तब आपको फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, याद रखिए। क्या कह रहा है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी में इसको लिखिए। ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहां आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। ठीक है, सुपरवाइजर नेम, डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस ऑफ सुपरवाइजर, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, रिसीव्ड अर्लियर, कोई अगर आपको फेलोशिप पहले मिला तो वो लिखना है, नहीं मिला तो नो कर देना है। ठीक है, ये जो है आप क्या लिखेंगे, सारा चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, सही है और एकदम बिल्कुल भी सही है तो यस लिखेंगे, यहाँ पे आप साइन करेंगे और डेट देखेंगे। ये हो गया पहला पेज। अब दूसरा पेज ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ यहां साइन करना है, नया साइन, डेट, आपको यहां नाम लिखना है, यहां पे अपना ये करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे गाइड, आपके जो गाइड होंगे, आपके जो सुपरवाइजर होंगे, उसका साइन, डेट और सील, यहाँ उनका स्टैंप लगेगा, यहाँ नाम लिखिएगा और यहाँ उनका डेजिग्नेशन लिखिएगा कि वो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, क्या है वो लिखिएगा, और यहाँ उनका नाम लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका गाइड का नाम, ये आपका नाम, यहाँ हो गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम, जो है आपके जो हेड होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका नाम, उनका डेट, उनका सील लगेगा, उनका डेट मतलब नहीं, डेट उस जिस दिन कराएंगे वो, और यहां भी उनका नाम लिखिएगा और उनका डेजिग्नेशन लिखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप चल जाएगा, जब ये तीनों प्रोसेस आप डिपार्टमेंट से कर दीजिएगा, आपको याद होगा एक लेटर मैंने बोला था, कौन सा,
प्रॉपर चैनल वाला, रजिस्ट्रार के साथ वाला, तो ये तो साइन अभी नहीं करेंगे। ये आपको फिर यहां तक आप काम कर लीजिएगा। ये तीनों काम कर लेने के बाद, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये डेट की बात मैंने बोला था ना, ये ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर पीएचडी आपने इनरोल्ड कर रखा है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पीएचडी इनरोल्ड कर रखा है तो जो आपका डेट ऑफ एडमिशन होगा वही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। और तीसरी चीज, जो जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो जहां पे आप जिस डिपार्टमेंट में इसको सबमिट करेंगे वहां आपसे पूछेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो वही डेट आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। जो बच्चे पीएचडी में इनरोल्ड हैं उनके लिए याद रखिएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तीनों एक ही मानेगा, एक ही माना जाता है, अलग नहीं मानेगा। अगर आपने ये बात नेट फॉर्म भरने के टाइम में मेंशन किया है कि आपका जो पीएचडी इनरोल्ड है आप, तो आप तीनों एक ही दीजिएगा, तीनों एक ही होना चाहिए। क्या क्या, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और क्या, ज्वाइनिंग। लेकिन अगर आप पीएचडी में इनरोल्ड नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तभी, वरना क्या होगा, बार बार फेलोशिप आपका रिजेक्ट होगा। और अगर आपको प्रूफ करके देखना है तो आप डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ये तीनों को अलग भर के देखिएगा जो पीएचडी में इनरोल है, आप देखिएगा आपका फेलोशिप रिजेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज पहले इसको आराम से देख के भर लीजिएगा, कोई कट, कोई ये चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मतलब आप अगर थोड़ा सा भी ऐसे करके आप 2 बार ऐसे कर देते हैं ना, तो आपका फेलोशिप, ये तो आपका ये वाला चीज रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इस अमाउंट को छोड़ दिया ना, इस प्लेस को, तो भी वो रिजेक्ट कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक एक चीज बहुत आराम से भरा जाए, ठीक है। अब ये हो गया, आपने इसको फिल कर लिया। अब फिल करने के बाद क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंट लगा रहा है, सारा चीज एक साथ, ये जो ऊपर लिखा मैंने डॉक्यूमेंट लगा देना है। और डॉक्यूमेंट लगा के आपको चला जाना है वो डिपार्टमेंट। कौन डिपार्टमेंट सर, जहां पे जेआरएफ या फिर आपका एनएफओबीसी का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। आपके डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में जाना है और उस डिपार्टमेंट में ये सबमिट कर देना है, वो सारा डॉक्यूमेंट के साथ वो सबमिट कर देना है। और फर्स्ट पेज होता है एप्लीकेशन, किसका, विथ्रो प्रॉपर चैनल वाला, ये वाला, ये जो एप्लीकेशन होता है, इसको, इस एप्लीकेशन को फ्रंट पेज पर रखिएगा। और उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट में जो होगे ना, डिपार्टमेंट में कोई जो आपके क्लर्क होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि सर वो हम कैसे फॉर्मेट पे रखें, तो आपको अच्छे से वो बता देंगे। लेकिन पहला पेज में आपका ये थ्रो प्रॉपर चलन वाला, जिसको एचओडी ने फॉरवर्ड किया है रजिस्ट्रार के पास, वो रखिएगा। और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख लीजिएगा। उसकी एक कॉपी अपने पास रखने का क्या फायदा है, जैसे ही आप उसको ओरिजिनल वाला सबमिट करेंगे तो भैया आपके पास भी तो एक कॉपी होना चाहिए ना, जिसमें आपको ये प्रूफ मिले कि भैया वो चीज आपने सबमिट किया है, और उसी को दे दीजिएगा तो वो आपको रिसीविंग दे देंगे, एक रिसीविंग के फॉर्म में, या तो फिर वो कोई लेटर देंगे या फिर कोई रिसीविंग के लिए आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा वहां से, ठीक है। इसका एक आप जो जेरॉक्स करा के रख लीजिएगा। तो ये हुआ रजिस्ट्रार तक पहुंचने का प्रोसेस। जैसे ही रजिस्ट्रार तक प्रोसेस पहुंच जाएगा, आगे का देखते हैं। तो ये इतना डॉक्यूमेंट करना है, इतना प्रोसेस करना है, ये देखो कुछ नहीं है, सुनने में लग रहा है बहुत प्रोसेस है, लेकिन ये सारा एप्लीकेशन और ये सारा चीज करके जाइएगा ना, हेड के पास साइन करना है, साइन कराने के बाद जाना है डिपार्टमेंट जहां पे आपका एनएफओबीसी का काम होता है, वहां तक कर लिए। अब आप देखिए नेक्स्ट, अब देखिए 2 प्रोसेस है, ठीक है। अब 2 तरीके, वहां इतना काम करने के बाद आपको 2 प्रोसेस है। सर एक काम है जो यूजीसी तक अप्रूव कराएगा, क्योंकि आपको फेलोशिप कौन देगी, यूजीसी देगी, ठीक है। यूजीसी के बाद डिपार्टमेंट, वो अलग बात है, एनबीसीएफडीसी है ना, नेशनल बैकवर्ड का ये वाला कास्ट वाला, तो वो अलग बात है। लेकिन अप्रूवल कौन देगा, यूजीसी देगा। तो अप्रूवल कैसे कराएंगे, पहला काम। और दूसरा, आफ्टर अप्रूवल आपको हर महीने क्या करना पड़ेगा, हर महीने पैसा हर महीने लेना है, तो हर महीने रिपोर्ट सबमिट करना होगा, वो भी बताऊंगा। तो पहले ये अप्रूवल वाला देख लेते हैं। वहां तक क्या था, वहां तक डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करा के कंप्लीट कराना है, वो वाला प्रोसेस था। अब आगे बढ़ते हैं, वो रजिस्ट्रार तक जब आप पहुंच जाएंगे, जब वहां डिपार्टमेंट पहुंच जाएंगे, कौन सा डिपार्टमेंट सर, जहां आपका सारा एप्लीकेशन लेके आप सबमिट करने के लिए जाएंगे रजिस्ट्रार का साइन के लिए, वहां तक पहुंचेंगे जी। अब यूजीसी अप्रूवल क्या है सर, 1 टाइम प्रोसेस है, आपको एक बार यहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक बार अप्रूवल ले लिए, फेलोशिप आप 5 साल तक उठाइए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 टाइम प्रोसेस कैसे होगा, अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल डॉक्यूमेंट लेकर आप कहां जाइएगा, एचओडी के एप्लीकेशन देकर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करिएगा। जैसे डिपार्टमेंट ज्वाइन करिएगा, ठीक है, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद आपका जो आगे का काम है वो प्रोसेस हो जाएगा। अब जब आफ्टर सम डेज, देखो रजिस्ट्रार का ऑफिस पहुंचिएगा, रजिस्ट्रार ऑफिस का बात कर रही है, रजिस्ट्रार ऑफिस तक जब आप पहुंच जाएगा आपका फाइल, जब रजिस्ट्रार ऑफिस से साइन वाइन होके
कंप्लीट होके फिर वो फाइल उसी डिपार्टमेंट तक पहुंचता है जहां पे एनएफओबीसी का काम होता है, और जब उस डिपार्टमेंट पर पहुंचेगा तो आपका जो जितना भी फाइल आपने भेजा ना, जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिया है, वो सारा अपलोड होगा एक पोर्टल पे। क्या नाम होगा उसका? सर उस पोर्टल का नाम होगा कैनरा बैंक स्कॉलरशिप पोर्टल। ये आपको इसी पोर्टल पे आपकी स्टूडेंट आईडी जनरेट होगी, जिसमें आपको सारा फेलोशिप दिखेगा कि अगले 5 साल तक आपको कितना पैसा मिलेगा। ये कैनरा बैंक स्कॉलरशिप पोर्टल का अपलोड कब होगा, कैसे क्या होगा, इसको समझिए। जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके डिपार्टमेंट जो एनएफओबीसी देखते हैं वहां तक ये पहुंचेगा। वहां से फिर वो डिपार्टमेंट क्या करेंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। ये आपका काम नहीं है, डिपार्टमेंट का काम है। मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेस क्या होता है। वो डिपार्टमेंट अपना अपलोड कर देगा, आपका काम था रजिस्ट्रेशन, आपका सारा डॉक्यूमेंट हेड से साइन करा के वो डिपार्टमेंट तक पहुंचा देना। अब वो आगे डिपार्टमेंट का काम है, आपको बीच बीच में पता करते रहना है। तो मैं डिपार्टमेंट का काम भी बता देना। फिर वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसको कैनरा बैंक स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपलोड करेगा। जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा फिर आपके पास आएगा क्या, एक मेल, एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में क्या होगा, जैसे ही आप उस ईमेल को क्लिक करेंगी तो आप पहुंच जाएंगी कैनरा बैंक स्कॉलरशिप पोर्टल पे। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी आएगा, आप उससे लॉगिन करेंगी। जैसे आप लॉगिन करेंगी आपको एक इंटरफेस दिखेगा, एक इंटरफेस दिखेगा और उसमें प्रोफाइल, होम जैसे अदर इंटरफेस होता है ना, वैसे दिखेगा। आप उसके बाद क्या करेंगी, उसके बाद आप जाएंगी प्रोफाइल में, और जैसे ही आप प्रोफाइल में जाएंगी आपको पूरा डिटेल्स आपका दिखेगा कि आपने जो डिटेल्स भरा है, बैंक डिटेल्स, वो वाला सारा डिटेल्स जो आपने भरा है, वो सारा डिटेल्स आपको उसमें दिखेगा। और नीचे में छोटा सा बटन दिखेगा अप्रूव और रिजेक्ट का। आपको रिजेक्ट नहीं करना, अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट आया, गलत डिटेल्स भरा हुआ है, तब तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आपको करना है अप्रूव। जैसे ही अप्रूव होगा आपके स्क्रीन पर, मतलब वो स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको दिखने लगेगा 6 तरीके का डब्बा। ऐसे डब्बा दिखेगा आपको, ये डब्बा देख रहे हो जी, 6 तरीके का डब्बा दिखेगा। यहां 2 कलर पे आपके काम होंगे, एक ऑरेंज एक ग्रीन। ऑरेंज मतलब पेंडिंग में है, काम चल रहा है, और ग्रीन मतलब काम हो गया। अब शुरू करते हैं। 6 डब्बे में पहला डब्बा होगा स्कॉलर्स इनिशिएशन का। स्कॉलर इनिशिएशन कौन लेगा, आपकी यूनिवर्सिटी या आपसे करा देंगे, ये हो जाएगा। फिर आपका स्कॉलर अप्रूवल आएगा। स्कॉलर अप्रूवल क्या हुआ, वही जो मेल के थ्रू आता है, जो मेल के थ्रू अप्रूव करेंगे वो होगा स्कॉलर अप्रूवल। यहां भी ग्रीन हो जाएगा। यहां के बाद फिर नोडल ऑफिसर चेक करिए। नोडल ऑफिसर कौन होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट, आपके यूनिवर्सिटी वाले कौन सा एनएफओबीसी का जो है देखते होंगे काम, वो यहां से अप्रूव कर देंगे। फिर उसके बाद बेनिफिशियरी कोड जनरेट होगा, ये सेल्फ है, बेनिफिशियरी कोड सेल्फ जनरेट होता है। फिर ये भी ग्रीन हो गया। फिर यहां से आपका आएगा नोडल ऑफिसर मेकर तक, तो जब भी ये भी ग्रीन हो जाएगा काम बन जाएगा। फिर क्या होता है, फिर जाता है यूजीसी, और यूजीसी जब आपका अप्रूव कर देगा तो आपका फेलोशिप अप्रूव हो गया। जब यूजीसी अप्रूव कर दिया तो फेलोशिप अप्रूव होगा। अब बहुत सारे लोगों का क्या होगा, बीच बीच में मान लो यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, मान लो यहीं से फेलोशिप रिजेक्ट हो जाएगा, उसके नीचे रीजन दिया होगा, तो आप घबराइएगा नहीं। वो फेलोशिप एक बार रिजेक्ट हो जाए, 5 बार हो जाए, 10 बार रिजेक्ट हो जाए, कोई मतलब नहीं है। फिर से आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। कौन सा, वही, वो वहां से अपलोड करेगा, आपके पास मेल आएगा, आपको अप्रूव करना है बार बार, और देखना है क्या गलती हुई। हालांकि जो मैं बात बता रहा हूं, अगर आप उसको सारे को फॉलो किए तो कहीं कोई गलती नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और, दूसरा, अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट नंबर है या कैनरा बैंक का अकाउंट नंबर है, तो आप कैनरा बैंक है तो कैनरा बैंक दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा बैंक भी आप दे सकते हैं, कोई इश्यू वाला बात नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये बात क्लियर हो गई जी सर। अब ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है यूजीसी अप्रूव होने तक। ये था आपका फेलोशिप का डिटेल्स। अब मैं इसको समराइज करता हूं, ये था डिटेल में बहुत ज्यादा, अब मैं इसको समराइज करूं, बिल्कुल समराइज कर दीजिए सर। पहला काम, सारा डॉक्यूमेंट एक साथ करिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट जाएंगे, एक एप्लीकेशन लेके, जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है वो एप्लीकेशन, ठीक है। फिर वही डॉक्यूमेंट जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, फिर उसी सारे डॉक्यूमेंट्स में एक और एप्लीकेशन ऐड करेंगे जिसमें हेड फॉरवर्ड करेंगे रजिस्ट्रार को, वो एप्लीकेशन भी करिए और चल जाइए आपका डिपार्टमेंट कौन सा, जहां एनएफओबीसी का काम होता है, वहां गए, वहां आपने इसको सबमिट कर दिया। बस कुछ दिनों तक वो बोलेगा ठीक है जाओ, वहां से आप एक रिसीट ले लीजिए कि आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। उसका रिसीविंग लेने के बाद वो अपना प्रोसेस करेगा, रजिस्ट्रार साइन करेंगे, अपलोड करेगा, अपलोड करने के बाद जब आपका मेल आ जाएगा, मेल आने के बाद आप ये वाला जो है ना, ये प्रोसेस आपको करना है। पहला क्या, स्कॉलर अप्रूवल, जैसे ही अप्रूव करेंगे 3 ग्रीन हो जाएगा, नोडल ऑफिसर चेकर तक ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये तीनों ग्रीन होने में
थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 2 महीना 1 महीना लग सकता है। जैसे ही अप्रूव होगा आपको फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल, कंप्लीटली एलिजिबल। अब यूजीसी अप्रूव होने के बाद, सर ये अप्रूव हो गया जी सर, अब सवाल आता है कि सर अब उसके बाद क्या, ये तो अप्रूवल तक है ना, उसके बाद क्या ध्यान रखिएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया जी सर, अब ये 2 पेज खत्म। अब आ जाइए, देखिए ये है कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट एनेक्चर 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब जब आपका अप्रूव हो जाएगा फेलोशिप, तो आपको जिस दिन से आपका रिजल्ट आया है, किस दिन से, मान लेते हैं कि रिजल्ट आया आपका, मान लेते हैं 15 जनवरी को, फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी को रिजल्ट आया, तो आप क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे 15/1/2024, और जब आपका अप्रूव हुआ है फेलोशिप तब तक के लिए, मतलब ये 3 महीने तक का एक होता है ऐसा सर्टिफिकेट। अगर आपका 3 महीने तक का है तो यहां से 3 महीने तक लगा दीजिए, अगर आपका 6 महीने तक का है तो ये कंटिन्यूअस सर्टिफिकेट 2 लगाइए और दोनों में से अपना डेट भरिए। तो जहां से शुरू आपका रिजल्ट हुआ है वहां से लेकर जब तक अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक का आप फेलोशिप इसमें भरिएगा, एक साथ अमाउंट जोड़ के आएगा। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, कंटिन्यूएशन यानी फेलोशिप के लिए, ये सर्टिफिकेट फेलोशिप के लिए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये फेलोशिप और फिर सेम फेलोशिप का कंटिन्यू, ये हर मंथ करना पड़ेगा आपको, ये हर मंथ करना पड़ेगा। पहला बार अगर आपका टाइम लग जाए 2 महीना 3 महीने लग जाता है तो आप 3 महीने तक में ये भर लीजिए। ये हो गया किसके लिए, 37,000 रुपए वाला पैसा के लिए। अब देखिए ये है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसको छोड़िए अभी। अब देखिए ये जो है, ये है कॉन्टिजेंसी के लिए, ये 3 महीने में एक बार भरना पड़ता है 2,500 रुपए के लिए। और उसके बाद है ये एचआरएस सर्टिफिकेट। अब एचआरएस सर्टिफिकेट क्या होता है, सर अगर आप रेंट में रहते हैं और तो रेंट एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा, और ये एक सर्टिफिकेट है। आपको मैक्सिमम पैसा 7,066 रुपया मिलता है अगर आप किसी बड़े शहर में नहीं है तो यहां मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, रेंट एग्रीमेंट आपको दिखाना है, आपको जितना रेंट एग्रीमेंट होगा या फिर 66-60 रुपए, दोनों में से जो ज्यादा होगा, जो दोनों में से जो कम होगा वो आपको मिल जाएगा। एचआरएस सर्टिफिकेट में कुछ नहीं करना है, यहाँ नाम अपना लिखना है, यहाँ अमाउंट लिखना है, यहाँ अमाउंट को वर्ड्स में लिखना है और आपको जाके सबमिट कर देना, बस कहानी खत्म। ये 3 डॉक्यूमेंट जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है, अब जब मान लो कि 3 महीने का एचआरए है तो 3 महीने का एचआरए है तो 22,500, 7,500 करके अगर माने तो 4 महीने का तो 4 महीने का लिख दो, जो जितना भी दिन का होगा आप यहां कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम बहुत बात का है। ठीक है, ये काम अभी इसको इग्नोर करिए, मैं मेरे हिसाब से अभी इसको इग्नोर करिए। आप पहला काम है आपको अप्रूव कराने का, तो अप्रूव कराइए, और अप्रूव कराने के बाद जब आपको कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, या अप्रूव कराने के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप इस नंबर पे हमेशा कॉल करिएगा, मैं जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, 9262635920 इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, मैं आपको हमेशा वादा करता हूं आपको जितना हेल्प हो सकेगा करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई दिक्कत बचा हो। ठीक है, कोई सवाल हो इस नंबर पे फोन कर लीजिए, दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।